सर्दियों के आते ही बहुत सारे लोगों को दमा की शिकायत शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ भी हैं कि ठंडी हवा यानी कोल्ड एयर ये एक ट्रिगर है अस्थमा का यानी दमे का। अब ये ट्रिगर इसलिए है क्योंकि आम तौर पे जो कोल्ड एयर है ये ड्राई होती है। जब आप इस ड्राई एयर को इनहेल करते हैं, ये ठंडी भी है ड्राई भी है, तो आपका जो एयरवेज को फ्लूइड लाइन कर रहा है वो जल्दी से बुखारात बन के उड़ जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है और फिर ये ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है और रिप्लेस तरह स्लो होता है। तो इसकी वजह से सूजन हो जाती है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और इसकी वजह से जो सांस की नालियां हैं उनका स्पैज़म हो जाता है, उसको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो अब ये जो कोल्ड एयर आपके लंग्स में जाती है तो फिर ये तब भी आपके एयरवे नैरोइंग कर रही है, ये स्मूथ मसल्स जो आपके एयरवे में हैं उनको टाइटन करती है, उनको सुकेड़ देती है और ये आपके लिए सांस लेने में दिक्कत का बायस बनता है। इसके अलावा आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है और ये म्यूकस जो है आपके एयरवेज को आम तौर पे ठंड में प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ये ज़्यादा जो आम म्यूकस है उससे थिकर होता है और उससे ज़्यादा स्टिकी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्रीदिंग पैसेजेस जो हैं उनमें फ़र्दर क्लॉगिंग आ जाती है। या आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे कोई ट्यूब है, उसमें अगर कोई स्टिकी मटेरियल फंस जाए तो वो उस ट्यूब में से कोई भी चीज़ गुजर नहीं सकती। तो अगर आप अपनी सांस की नालियों को एक ट्यूब की तरह समझ लें और उसमें कोई स्टिकी म्यूकस जाके उसको क्लॉग कर दे तो उसमें से हवा का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब कोल्ड एयर आप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो समटाइम्स हिस्टामिन रिलीज़ करती है और ये वही केमिकल है जो किसी एलर्जी अटैक के दौरान में रिलीज़ होता है आपकी बॉडी से। और जब ये कोल्ड एयर की वजह से ट्रिगर होकर रिलीज़ होता है तो आपकी वीजिंग शुरू हो जाती है या इरिटेशन शुरू हो जाती है और आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपने नाक से सांस लेना बंद कर देते हैं और माउथ ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जो नोज़ की नेचुरल वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस है एयर के लिए वो बाईपास हो जाता है और ठंडी हवा जो है वो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाना शुरू हो जाती है और जो आपका अस्थमा है वो ट्रिगर हो सकता है। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट और प्रिवेंशन की टिप्स हैं जो सेफ़ हो सकती हैं आपके लिए या एहतियात बरतने से आप इसमें आपको कम ये शिकायत हो सकती है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपने नाक को या तो किसी मास्क से कवर रखें या फिर कोई स्कार्फ जो है उससे कवर कर लें। उससे क्या होगा कि जो ठंडी हवा है वो थोड़ी सी वार्म हो जाएगी और वो वार्म होके आपके सांस के ज़रिए अंदर जाएगी और उससे क्या होता है कि हीट और मॉइस्चर ट्रैप हो जाते हैं और वार्मिंग जो है वो एयर की हो जाती है और आपके लंग्स में जाने से पहले ये जो हवा है ये गर्म हो जाती है कदरे, तो ये एकदम ठंडी हवा जो है वो आपके लंग्स तक नहीं जा रही। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने हमेशा नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस नहीं लेनी। समटाइम्स जो छोटे बच्चे हैं वो रनिंग कर रहे होते हैं तो वो हैबिचुअल होते हैं कि उनको रनिंग करते हुए अक्सर वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं या नाक से सांस लेने के साथ साथ मुंह भी खोल लेते हैं और वो फिर माउथ ब्रीदिंग साथ में हो रही होती है। तो कोशिश करनी है कि ब्रीथ थ्रू योर नोज़। इससे क्या होता है, इससे यही होता है कि नोज़ से जब आपकी हवा लंग्स तक जाती है तो वो वार्म होकर जाती है। तीसरे नंबर पे हमेशा ये कोशिश करें कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले या ठंडी हवा में जाने से पहले अपने आप को प्री ट्रीट कर लें। इसमें आपके डॉक्टर आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि ऐसे तमाम लोग जिनको सर्दी में जाने से दमा होता है या अस्थमा ट्रिगर होता है वो उनके पास कुछ एहतियाती तदाबीर के तौर पे कुछ अद्वियात होती हैं प्लस कुछ इन्हेलर्स होते हैं जो बाहर जाने से 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले लिए जा सकते हैं और फिर जब वो बाहर जाएंगे तो उनकी बॉडी जो है वो
कोल्ड को रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी, अस्थमा ट्रिगर नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो इंडोर एयर है उसको भी मॉनिटर करते रहना है और कोशिश करें कि ऐसे रूम में रहें जिसका टेम्परेचर तकरीबन 18 से 20 डिग्री तक हो, ह्यूमिडिटी 30 से 50% रखें और उसमें आप जो है ह्यूमिड रखने के लिए भी मुख्तलिफ मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रा पानी पिएँ, बार बार पानी पिएँ, क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो जो आपकी बॉडी का म्यूकस है, जो आपकी बॉडी में एयरवेज के अंदर म्यूकस है, वो थिन हो जाता है और जब वो थिन हो जाता है तो वो क्लियर होने में आसान होता है। इसके अलावा अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं या दमे के पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि हमेशा अपना इन्हेलर साथ रखें और इसको कोशिश करें कि आपने वार्म रखना है। फॉर एग्जांपल आप किसी कोट की पॉकेट में रख सकते हैं या आप अपने, अगर आप खातून हैं तो आप अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये अच्छा वर्क करता है। सो आपके पास हमेशा एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आप बाहर निकलें और आपका अस्थमा ट्रिगर हो गया तो आप फ़ौरन अपने आप को खुद से रेस्क्यू कर सकें।